इस चेहरे को गौर से देखिए। क्या इसे देखकर कोई भी कह सकता है कि ये लड़की बड़ी ही बेरहमी से किसी की जान भी ले सकती है? कम से कम इस मासूम चेहरे से तो कहीं से ये लड़की कातिल नहीं दिखती है। लेकिन एक कहावत है ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। यहां भी मामला कुछ ऐसा ही है। वास्तव में ये एक बेरहम कातिल है। इसका नाम है वृषाली ठाकरे। तो आखिर वृषाली की पूरी कहानी क्या है? इसके माथे किसकी हत्या का इल्जाम है? हत्या का कारण क्या था और पुलिस ने इस हत्याकांड का पर्दाफाश कैसे किया? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। सच्चाई जानकर आप शॉक्ड रह जाएंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। कहानी में आगे इस कहानी के दो सबसे अहम किरदार हैं वृषाली ठाकरे और जगदीश सालुखे। जगदीश सालुखे मूल रूप से जनपद जलगांव के तालुका रावेर का रहने वाला था। जगदीश के पिता अपने गांव में ही हेयर कटिंग की दुकान चलाकर गुजारा कर रहे थे। जगदीश के अलावा इसका एक और भाई था, जो शादी के बाद गांव से निकलकर पत्नी के साथ ठाणे के कोलसेवाड़ी नाम की जगह पर रह रहा था। जगदीश अपनी पढ़ाई लिखाई गांव से ही करता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो भी अपने बड़े भाई के पास चला आता है और यहां नौकरी की तलाश में लग जाता है। कुछ समय की मेहनत के बाद उसे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब मिल जाती है। जब जगदीश की नौकरी लग जाती है और उसे जॉब करते हुए कई महीने बीत जाते हैं, तो परिवार वाले जगदीश की शादी का प्लान बनाने लगते हैं। क्योंकि जगदीश भी अब ठीक ठाक कमाई कर रहा था, इसलिए वो भी शादी के लिए हां कर देता है। कुछ ही दिनों में जगदीश के लिए रिश्ते आने लगते हैं। कई रिश्तों में एक रिश्ता मलाड के रहने वाली वृषाली ठाकरे से भी था। 22 साल की वृषाली ठाकरे की तस्वीर पहले ही नजर में जगदीश के परिवार वालों को भा जाती है। फिर जगदीश को भी लड़की की फोटो दिखाई जाती है। जगदीश भी इस रिश्ते के लिए हां कर देता है और फिर पारिवारिक स्तर पर रिश्ते के लिए बात आगे बढ़ाई जाती है। सब कुछ तय होने के बाद जगदीश और वृषाली के बीच एक दो मुलाकातें होती हैं और फिर दोनों इस रिश्ते के लिए हां कर देते हैं। फाइनली कुछ समय बाद वृषाली और जगदीश की एंगेजमेंट भी हो जाती है। जैसा कि अमूमन होता है, सगाई के बाद जगदीश और वृषाली भी आपस में फोन पर बातचीत करने लगते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को समझने का प्रयास करने लगते हैं। इस तरीके से लगभग 6 महीनों तक दोनों का रिश्ता ठीक ठाक चलता रहता है। अब फाइनली वो दिन भी आ जाता है जिसका वृषाली और जगदीश बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 29 दिसंबर 2018। वृषाली और जगदीश 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। मगर क्या ये सच में 7 जन्मों का बंधन था? नहीं, क्योंकि शादी के कुछ ही दिनों बाद अब वृषाली का वो रूप देखने को मिलता है जिससे अब तक जगदीश अनजान था। शादी के बाद जगदीश अपनी पत्नी को लेकर कोलसेवाड़ी में परिवार के साथ फ्लैट में ही रहने लगता है। मगर यहां दोनों पति पत्नी लंबे समय तक नहीं रह पाते हैं, क्योंकि अब आए दिन दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाइयां होने लगती हैं। शुरू में जगदीश के परिवार वाले बहू को समझाने की कोशिश करते हैं, मगर वो समझने की बजाय इस परिवार से अलग रहने की जिद करने लगती है। जगदीश सोचता है कि शायद परिवार से अलग रहेंगे तो पत्नी से झगड़ा नहीं होगा। इसी सोच के साथ वो ऊषा सदन कोऑपरेटिव सोसाइटी में दूसरा फ्लैट किराए पर लेकर अब अलग रहने लगता है। अब इस फ्लैट में जगदीश और वृषाली के अलावा कोई नहीं रह रहा था। दिन के समय जगदीश ऑफिस में जाकर काम किया करता था, जबकि वृषाली घर का कामकाज संभालती थी। अब 3 महीने बीत चुके थे। दोनों का रिश्ता मिला जुला कर ठीक ठाक चल रहा था। मगर अचानक से 6 मार्च को कुछ ऐसा होता है जिससे हर कोई शॉक्ड रह जाता है। दरअसल रात के लगभग 11 बजे वृषाली बेहद ही घबराई हुई आवाज में जगदीश के मामा नंदलाल को फोन करती हैं। अमूमन वृषाली जगदीश के किसी रिलेटिव को कॉल नहीं किया करती थी, इसलिए जब वृषाली का कॉल जगदीश के मामा के पास आता है तो वो थोड़े चौंक जाते हैं। वो बेहद ही घबराई हुई आवाज में कहते हैं कि मैं सब्जी लाने घर से बाहर गई हुई थी। अभी जब घर के अंदर आई हूं तो देख रही हूं कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है और यहीं पर जगदीश बेहोश पड़ा है। आप जल्दी से आ जाइए। इतना सुनते ही जगदीश की मां अपने कुछ और करीबी रिश्तेदारों और पड़ोसियों को लेकर भागते हुए जगदीश के फ्लैट पर आते हैं। यहां देखकर सच में लग रहा था कि घर में चोरी हुई है और इसी दौरान चोरों ने जगदीश की हत्या करने का प्रयास किया है।
वहां पर मौजूद लोग देखते हैं तो पता चलता है कि जगदीश की सांस अभी भी चल रही है। इसलिए तुरंत जगदीश को लेकर ये लोग पास के अस्पताल में जाते हैं, मगर गंभीर हालत को देखते हुए जगदीश को रेफर कर दिया जाता है। अब लोग जगदीश को लेकर रुक्मणीबाई अस्पताल लेकर आते हैं, पर यहां आते ही जगदीश को मृत घोषित कर दिया जाता है। साथ ही अस्पताल प्रशासन द्वारा इस बात की जानकारी स्थानीय पुलिस स्टेशन को भी दे दी जाती है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस स्टेशन से कुछ पुलिस वाले अस्पताल पहुंचकर जांच शुरू कर देते हैं। कागजी कार्यवाही के बाद जगदीश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया जाता है। आखिर उस घर में क्या कुछ हुआ कि जगदीश की जान चली गई, ये सभी के लिए एक रहस्य बना हुआ था। इस रहस्य से कोई पर्दा उठा सकता था तो वो वृषाली थी, मगर शादी के महज 3 महीने बाद पति के खोने के गम में उसका तो रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस वाले भी स्थिति को समझते हुए जल्दबाजी ना दिखाकर संयम से काम लेते हैं। कुछ इंतजार के बाद जब वृषाली की स्थिति कुछ बेहतर हो जाती है तो पुलिस वाले उससे बातचीत करके मामले को समझने का प्रयास करते हैं। अपना बयान दर्ज करवाते हुए वृषाली कहती है कि जगदीश देर शाम अपने काम से लौटने वाले थे। तभी उसने जगदीश को फोन करके बताया था कि घर में सब्जी खत्म हो गई है, तुम बाहर से लेते आना। मगर जगदीश बिना सब्जी लिए घर आ जाता है। वृषाली के बयान के मुताबिक जब जगदीश ऐसे ही घर चला आता है तो वृषाली खुद ही सब्जी लेने मार्केट चली जाती हैं। जब वो वापस आती हैं तो देखती हैं कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। घबराहट में वो घर के अंदर दाखिल होती हैं। तब उसकी नजर घर के अंदर बिखरे पड़े सामानों पर पड़ती है। वृषाली बताती हैं कि घर के अंदर से उसका कीमती गहना भी गायब हुआ है। वृषाली अपने बयान के दौरान आशंका जताती हैं कि शायद घर में चोर चोरी करने आए। इसका जगदीश ने विरोध किया, इसी कारण चोरों ने जगदीश की हत्या कर दी है। धारा 174 के तहत इस मामले में पुलिस अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए अपनी जांच शुरू कर देती है। दूसरी तरफ पुलिस इस मामले में जगदीश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार करती है ताकि खुलासा हो सके कि हत्या कैसे हुई है। इसी सिलसिले में पुलिस वाले अस्पताल जाकर जानकारी जुटाना शुरू करते हैं। अब पुलिस वालों को पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से जो जानकारी मिलती है उससे इस केस की पूरी दिशा ही बदल जाती है। दरअसल डॉक्टर बताते हैं कि जगदीश की हत्या रस्सी से गला घोट कर की गई है। इतना ही नहीं, रस्सी से गला घोटने से पहले जगदीश को जहर भी दिया गया था। अब यहां पर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर चोरी करने आए चोर ने जगदीश की हत्या की है तो वो हत्या करने से पहले भला जहर क्यों देंगे। अब पुलिस वालों का शक वृषाली पर ही आने लगता है कि कहीं वृषाली ने तो कुछ गड़बड़ नहीं की है, क्योंकि तब घर में उसके अलावा कोई नहीं था। इसी शक के आधार पर पुलिस वाले एक बार फिर से वृषाली से पूछताछ का फैसला करते हैं। शुरू में वो अपने पुराने बयान पर टिकी रहती है और चोरी और चोरों द्वारा हत्या वाली थ्योरी पर ही टिकी रहती है। मगर जब पुलिस वाले कुछ सख्ती दिखाकर पूछताछ करते हैं तो वृषाली चौंका देने वाला खुलासा करती है। दरअसल जब वृषाली और जगदीश की एंगेजमेंट हुई थी तब ये रिश्ता वृषाली को भी पसंद था। मगर जब एंगेजमेंट के कई महीने बीत जाते हैं तो वृषाली का मन जगदीश से भर जाता है। मन भरने की वजह जगदीश का सिंपल होना था। वृषाली चाहती थी कि जगदीश भी स्टाइलिश कपड़े पहने, पार्टियों में आए जाए और उसे हमेशा घुमाने ले जाए। मगर जगदीश सादा जीवन जीना पसंद करता था। जब वृषाली देखती है कि जगदीश का पहनावा और लाइफस्टाइल उसकी पसंद के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो वो शादी के लगभग 20 दिन पहले जगदीश से कहती है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो अपना करियर बनाना चाहती है, फिर उसके बाद शादी करेगी। इस बात की जानकारी जगदीश अपने परिवार वालों को देता है। फिर जगदीश के परिवार वाले वृषाली के परिवार वालों से इस बारे में बात करते हैं। जब वृषाली से उसके माता पिता पूछते हैं तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो शादी के लिए रेडी है। अब एक बार फिर से दोनों परिवारों में शादी की तैयारी होने लगती है। मगर शादी से 3 दिन पहले एक बार फिर वृषाली जगदीश से कहती है कि अब भी वो ये शादी नहीं करना चाहती है। अगर जबरदस्ती उसकी शादी हुई तो वो अपनी जान दे देगी। इस पर जगदीश एक बार फिर से परिवार वालों से बात करता है और वो भी इस शादी को रोकने के लिए तैयार हो जाता है। मगर फिर पारिवारिक स्तर पर बातचीत होती है। करीबी रिश्तेदारों द्वारा एक पंचायत भी बुलाई जाती है जिसमें एक बार फिर से शादी के लिए बात बन जाती है। मगर चूंकि वृषाली ने शादी के बाद जीवन समाप्त कर लेने की धमकी दी थी,
इसलिए पंचायत के दौरान ही लिखित में तय किया जाता है कि अगर शादी के बाद वृषाली अगर अपना जीवन खुद ही समाप्त करती है तो उसकी जिम्मेदारी जगदीश या उसके परिवार वालों की नहीं होगी। इस तरह पारिवारिक स्तर पर समझौते के बाद यह शादी हो जाती है। पुलिस पूछताछ के दौरान वृषाली ये भी खुलासा करती है कि भले ही उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी, मगर वो शादी के बाद भी जगदीश से छुटकारा पाने के प्लान में लगी रहती है। और इसी क्रम में एक दिन जब जगदीश काम से वापस आता है तो वो पहले उसके खाने में जहर मिला देती है। खाना खाने के कुछ देर बाद जगदीश की तबीयत खराब होने लगती है। कुछ ही देर बाद जगदीश बेहोश हो जाता है। जगदीश के बेहोश होने पर वृषाली पास में रखे एक मजबूत रस्सी से जगदीश का गला घोट देती है और तब तक उसका गला घोट के रखती है जब तक कि जगदीश की सांस नहीं थम जाती है। जब वृषाली को यकीन हो जाता है कि जगदीश मर गया है तो फिर वो पहले घर से कीमती ज्वेलरी गायब करती है, घर के सभी सामान को इधर उधर बिखेरती है ताकि लूटपाट जैसा माहौल बनाया जा सके, और फिर सब्जी लाने के बहाने घर से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद घर के अंदर दाखिल होकर जगदीश के मामा को फोन करके अपनी बनी बनाई कहानी सुनाना शुरू करती है, मगर आखिरकार पुलिस के सामने उसकी सारी चालाकी फेल हो जाती है। पुलिस के सामने एक और खुलासा होता है कि यह पहली बार नहीं था जब वृषाली ने जगदीश को जहर दिया था, बल्कि शादी से बस 2 दिन पहले भी वृषाली ने जगदीश को जहर देने का प्रयास किया था। दरअसल वृषाली उस दिन बैचलर पार्टी के नाम पर अपने कुछ दोस्तों को दावत देती है। उस दावत में जगदीश को भी बुलाया जाता है। काम में बिजी होने के कारण जगदीश पार्टी में समय पर नहीं आ पाता है, इसलिए वो खाने में शामिल नहीं हो पाता है। इसी कारण जब जगदीश पार्टी से जाने लगता है तब वृषाली उसे टिफिन में खाना ले जाने के लिए देती है और कहती है कि इसे तुम घर पर जाकर खा लेना। जगदीश घर पहुंचकर जब टिफिन खोलता है तो उसमें से बहुत ही अजीब बदबू आती है, इसलिए वो खाना बाहर फेंक देता है। इस तरीके से शादी से पहले उसकी जान बच जाती है, मगर वो लंबे समय तक वृषाली की साजिशों से नहीं बच पाता है और शादी के 3 महीने बाद उसकी बेहद ही दुखद तरीके से मौत हो जाती है। हत्या का कारण केवल इतना था कि वृषाली को मॉडर्न टाइप के लड़के पसंद थे, जबकि जगदीश चमक धमक से दूर सिंपल जीवन जीने वाला लड़का था। इस पूरे खुलासे के बाद पुलिस वृषाली को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। वृषाली पर हत्या की धाराओं समेत कई और गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया जाता है। यह मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। दोस्तों, वैसे तो इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत उचित फैसला सुनाएगी, लेकिन आपके अनुसार वृषाली को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।